गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप पिछले वीडियोस का अच्छे से रिवीजन करते होंगे। जो मैं आपको अगर बीच में असाइनमेंट देती हूँ तो उसको भी पूरा करते होंगे, उनको अपने नोट्स में नोट डाउन करते होंगे। इस वीडियो में अगर हम बात करें तो एक फिलिप कर्व करके इकोनॉमिक मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। आगे स्टार्ट करें। फिलिप कर्व, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कंट्री में या इकनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज्ड है या बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा मनी है या फ्रीली अवेलेबल मनी है, लोन्स चीप हो रखे हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा है जिसको वो खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो अगर वो खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इससे दो चीज़ें होंगी। एक, अगर डिमांड इंक्रीज़ है गुड्स एंड सर्विसेज की तो मैन्युफैक्चरर्स और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब हो सकता है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दे या एक फैक्ट्री और डाल दे। तो क्या होगा, अगर वो एक और फैक्ट्री डाल रहे हैं या अपनी, देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं, फैक्ट्री अपना एक और फैक्ट्री नई बना के या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके। तो जब वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो न्यू फैक्ट्री थी या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, तो वहाँ पे मशीन पे काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए होंगे, तो इस वजह से न्यू हायरिंग हुई और एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हुआ। और दूसरा इफेक्ट ये है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो गई है मार्केट में और मनी सप्लाइड भी इंक्रीज़ था, तो इससे इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हुआ है मार्केट में या हो रहा है। क्यों और कैसे? अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो पहले अगर कोई चीज़ 10 रुपये की थी और अब लोग उसके 12 रुपये भी देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि मनी ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। तो इन दो चीज़ों से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, एक साइड में तो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो फिलिप कर्व जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। वो ये बताता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है, जो यहाँ हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जब इंक्रीज़ हो रहा था तो एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों को कैटर करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा हायरिंग करनी पड़ रही है। तो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हुआ तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ हुआ और उसका इफ़ेक्ट आया अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो डिक्रीज़ हो गई। तो जो फिलिप कर्व है वो किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करता है, इन्फ्लेशन रेट के बीच में एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ होगा। सो फिलिप कर्व ये छोटा सा रिलेशन एक्सप्लेन करता है। दिस कर्व एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. It was developed by an economist of New Zealand, A.W.H. Phillips, which suggested that there exists an inverse relationship between the two. मतलब inverse का मतलब ये होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. The theory states that higher the rate of inflation, the lower the unemployment and vice versa. और अगर inflation rate घट रहा है तो unemployment rate बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि inverse relation है ना दोनों के बीच में. Thus, high levels of employment can be achieved only at high level of inflation. अगर किसी इकोनॉमी को हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है तो उसका इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तभी तो डिमांड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज्ड है, इसलिए इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज्ड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिलिप कर्व किसका रिलेशन डिस्क्राइब करता है, जो कि है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि इन रिलेशनशिप है। अब एक बार ये ग्राफ देख लेते हैं। हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए
यहाँ आपकी ईज़ के लिए मैं नंबर डाल दी। मान लीजिए यहाँ पे 2% है इन्फ्लेशन रेट और ये 4%। अब आप देखिए अगर 2% पे ये 10 है और ये 8। अब देखो जब इन्फ्लेशन रेट 2% था तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 10%। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया 2 से 4 हो गया तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो गया। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी का दर। तो ये आपको मैंने ग्राफ पे भी समझा दिया कि कैसे फिलिप कर्व वर्क करता है। लिमिटेशन, अब जब भी कोई थ्योरी होती है उसकी लिमिटेशंस भी ज़रूर होते हैं। तो फिलिप कर्व की जो फिलिप थ्योरी है इसकी लिमिटेशंस ये हैं। द इम्प्लीकेशन ऑफ फिलिप कर्व हैव बीन फाउंड टू बी ट्रू ओनली इन शॉर्ट टर्म, मतलब ये लॉन्ग रन में या लंबे समय में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। और सेकेंड पॉइंट ये है कि फिलिप कर्व फेल्स टू जस्टिफाई द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है कि एक तरफ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है, जबकि फिलिप कर्व क्या कहता है कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही घटेगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में फिलिप कर्व फेल्स या फिर ये जस्टिफाई नहीं कर पाता अपना इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप, दैट इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है और यहाँ पे ये ख़त्म भी हो जाता है। तो बस अब आपकी एक ही ड्यूटी बनती है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको प्लीज़ ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। स्टे फिट, स्टे एट होम। बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, घर पे रहें, अच्छा खाएं और रिवाइज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।